हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय न्यू क्लास। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये एमसीक्यू ICTSM बुक से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को निकाल कर यहाँ पे इस क्लास में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप अगर ICTSM फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो में बने रहें, तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, संचार प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? तो संचार प्रणाली का मुख्य कार्य है सूचनाओं का ट्रांसमिशन करना और सूचनाओं को प्राप्त करना, सूचनाओं का अभिग्रहण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सुरक्षात्मक सावधानी के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोल या टावर पर कार्य करते समय सुरक्षा पेटी का प्रयोग न करना, ये एक सुरक्षात्मक सावधानी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आप क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतमय तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को झटका लगता है। विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव हेतु निम्न में से कौन सा कार्य सर्वप्रथम करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे विद्युतमय तार से पृथक्कृत करना चाहिए, यानी उसे विद्युतमय तार से आइसोलेट या अलग करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत प्रवाह स्थापित हो जाता है जिससे हमें विद्युत झटके का अनुभव होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पर विद्युत प्रवाह स्थापित हो जाता है जिससे हमें विद्युत झटके का अनुभव होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीनों के स्थानांतरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो भारी मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए फोर्कलिफ्ट ट्रक या पैलेट ट्रक या ट्रॉली, ये सभी प्रकार के ट्रकों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत कार विद्युत चालित उपकरणों संबंधी निम्न में से क्या कार्य करने में पारंगत होना चाहिए? यानी एक इलेक्ट्रीशियन को विद्युत चालित उपकरणों से संबंधित कौन कौन सा काम आना चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क, निर्माण संबंधी कार्य, अनुरक्षण संबंधी कार्य, मेंटेनेंस रिलेटेड वर्क, और ऑप्शन नंबर सी है रिपेयर रिलेटेड वर्क, मरम्मत संबंधित कार्य। तो ये सभी इलेक्ट्रीशियन को ये काम आना चाहिए, तो इसी वजह से इसका राइट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितने के बीच होता है? तो मानव शरीर का प्रतिरोध 100 किलो ओम से 500 किलो ओम के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लाइन पर कार्य करने की स्थिति में यदि आप मुख्य स्विच से कुछ दूरी पर कार्य कर रहे हो तो स्विच बोर्ड पर इनमें से कौन सी सूचना लगाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य स्विच का फ्यूज निकाल कर कार्य जारी है, सावधान सूचना लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए है उपकरण पूर्णतः ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है उपकरण सप्लाई देने योग्य है, और ऑप्शन नंबर सी है उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है। तो किसी भी वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत संयोजित करने से पहले ये सभी को सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दी के मौसम में विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को क्या ओढ़ा दें? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंह उघड़ा रखकर कंबल ओढ़ा दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत पोल या टावर पर
कार्य करते समय किसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए? तो विद्युत पोल या टावर पर कार्य करते समय सुरक्षा पेटी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित वैद्युतिक लाइन पर कार्य करते समय किसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है विद्युत रोधी औजार, ऑप्शन नंबर बी है धात्विक औजार और ऑप्शन नंबर सी है रबर के दस्ताने। तो जीवित वैद्युतिक लाइन पर कार्य करते समय विद्युत रोधी औजार और रबर के दस्ताने का अवश्य उपयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत झटके के कारण इनमें से कौन सी शारीरिक क्षति नहीं हो सकती है? तो विद्युत झटके के कारण हड्डी टूट जाना शारीरिक क्षति नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को छोड़ाने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आ सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पीड़ित को खींचकर छोड़ाएं। तो किसी भी विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को खींचकर छोड़ाएं, यह एक असत्य कथन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, घाव को अस्वच्छ कपड़े से ढकना, यह एक प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक रक्तस्राव होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो आंतरिक रक्तस्राव होने का किसी अंग कट जाना यह एक कारण नहीं है। अगर किसी अंग कट जाता है तो ये एक आंतरिक रक्तस्राव नहीं हो सकता है, बल्कि यह एक बाहरी रक्तस्राव हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य के शरीर में आमतौर पर कितना रक्त होता है? तो एक मनुष्य के शरीर में आमतौर पर 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त यानी ब्लड, खून। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर की चोट को छोड़कर यदि अन्य कारणों से रक्त बहता है तो रक्त रोकने के लिए निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है नाक पर उंगलियों से दबाव डालना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है रोगी को बैठा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है रोगी को शांत और स्थिर अवस्था में रखना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य प्राथमिक उपचार के अंतर्गत नहीं करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंदरूनी चोट में पीड़ित को कुछ खाने पीने के लिए दें। तो यह एक प्राथमिक उपचार के अंतर्गत नहीं आता है। जैसा कि किसी को गंभीर चोट लग जाने पर तो उसे तुरंत खाने पीने के लिए नहीं देना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैफर विधि। अगर किसी व्यक्ति को पेट पर छाले हो तो उसे सिल्वेस्टर विधि अपनाई जाती है, और पीठ पर हो तो सैफर विधि कृत्रिम अपनाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है? तो कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है मुंह से मुंह में श्वास देना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम किसको साफ करना चाहिए? तो कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम श्वास नली को साफ करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है श्वसन क्रिया और ऑप्शन नंबर बी है रक्त परिसंचरण क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। श्वसन क्रिया और रक्त परिसंचरण क्रिया मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन
पहुंचाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वेस्टर विधि। ये क्वेश्चन को पहले भी बता चुके हैं। अगर किसी भी पीड़ित व्यक्ति को पेट पर छाले हो तो सिल्वेस्टर विधि कृत्रिम किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिल्वेस्टर विधि में कृत्रिम श्वसन देने वाले व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति के किस अंग के पास बैठना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर के पास बैठना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ICTSM ट्रेड से और भी इम्पोर्टेंट क्लास करवाए हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।